welcome back. This is Jyotsna Maurya. Today we will discuss the chapter Carbon and its compounds of class 10th NCERT. This tutorial consists of two videos, video 1 and video 2. In video 1 we will be discussing some word meanings first, then the introduction part in which we will see the bonding in carbon, कैसे वो कोवलेंट कंपाउंड्स और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखेंगे हम, जिसमें उसके कार्टिनेशन और टेट्रावेलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी विल सी द चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स एंड द लास्ट होमोलोगस सीरीज। In video 2 we will discuss the NCERT text questions, back exercises of NCERT and some important questions extra, right? So let's start first video, which is word meaning. The word hydrocarbons. Hydro means for hydrogen here and carbon is for carbon. So compounds made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. Next is tetravalency. Tetra word is used for representing the tetra is equals to 4. जैसे कि हमारा यूनी होता है, यूनी इज इक्वल्स टू 1 होता है, बाय और डाई अगर किसी वर्ड के आगे लगाया है तो इसका मतलब होता है किसी टू की बात हो रही है। ट्राई किसके लिए रूट वर्ड है? 3 के लिए, है ना। ऐसे टेट्रा किसके लिए? 4 के लिए। तो वैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब जिसकी वैलेंसी 4 हो। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि जो एलिमेंट है कार्बन जो है क्या होता है? नॉन मेटल होता है और इसका सिंबल कैपिटल सी होता है। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। इसकी परसेंटेज जो है अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स कितनी है? 0.02%। और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज है इसकी? 0.03%। ऑल लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हम जो हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सबके अंदर कार्बन किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट है ही, राइट। सो this is a very important element. Bonding in carbon, the covalent bond. Carbon always form covalent bonds, ये बात याद रखने की बात है। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 4 हो गई। 2 4 होने का मतलब क्या है? 4 के यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तभी बताया था ना जिसकी। तो ये क्या है? टेट्रावैलेंट है। क्यों? क्योंकि इसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। तो वैलेंसी होती क्या है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं टू कंप्लीट दी noble to complete the octet or to attain the noble gas configuration by an element is called valency। ठीक है, तो जैसे मेटल्स में हमने देखा जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होते हैं, या फिर जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 भी होंगे, तो जिनके भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 और 4 होंगे उसमें वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जिसके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको लूज़ कर देगा और उसको फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी। ऐसे ही इन चार को ले, और अगर किसी एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 और 7 होते हैं उसमें नंबर ऑफ वैलेंसी क्या होती है? सॉरी, वैलेंसी क्या होती है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 जो है वैलेंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऐसे ही 6 के लिए क्या होगा? 2 हो जाएगी वैलेंसी, 7 के लिए 1 हो जाएगी वैलेंसी। तो कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है, इसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कार्बन डजंट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखा था। लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए जाएंगे उतना ही पॉजिटिव यूनिट चार्ज आ जाएगा। और क्या कहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो उतना यूनिट ही, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे उतना यूनिट ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो एनाइंस बन जाते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव वाले कैटाइंस होते हैं। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो उसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर गेन करेगा तो 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। 4 जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में सेम होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो हम कुछ कर नहीं सकते, हाँ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ और गेन कर सकते हैं। तो अगर लूज़ कर रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे 6 ही रहेंगे, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में? 6 हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी टोटल 6 थे और उसने लूज़ कर दिए 4, तो इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हो गए और 6 जो है प्रोटॉन्स हो गए। तो ये इसके ऊपर ये बैलेंस नहीं हो रहा है थोड़ा,
इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो है उसको ये सही नहीं बैठेगा हिसाब, ठीक है। ऐसे ही अगर वो 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अब 10 हो जाएंगे, क्योंकि +4 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और प्रोटॉन्स जो हमारा 6 ही रहेंगे, तो 6 प्रोटॉन्स के लिए मुश्किल होगा उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, राइट। और ऑल्सो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करना, लूज़ करना इतना ईज़ी नहीं होता, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। सो इट विल so carbon will not lose the electrons, neither it will gain the electrons. It will form the bonds by sharing of electrons, ठीक है, by sharing the valence electrons। या तो किसी अदर दूसरे कार्बन एटम के साथ ही शेयर कर लेगा, या फिर किसी और एलिमेंट के साथ भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा। बस उसे क्या करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, अचीव करना है। द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स जो क्या कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड्स बनाते हैं, वो कौन-कौन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनाते हैं बॉन्ड्स। तो जैसे एक हाइड्रोजन का देख रहे हैं, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। क्यों? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है, तो K, L, M, N शेल हमने पढ़े हुए हैं। के में 2 ही सीट्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8। एल में 8 और एम में भी 8 और एन में 2। तो इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में रह सकते हैं। तो इसके पास सिर्फ एक ही शेल होता है हाइड्रोजन के पास, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो होना कितने चाहिए, तो 2 टू अटेन दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा अपने दोनों एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों के पास। तो पूरा हो गया वही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली इन्होंने, स्टेबल हो गई है। और एक ये ऐसे फिर बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो 6 होंगे तो यानी 6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, 8 माइनस 6 करेंगे तो कितनी वैलेंसी है, 2। यानी 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये अगर ये दूसरे 2 एटम्स जो हैं मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ। तो ये देख रहे हैं, इस वाले एटम ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, और इस वाले एटम ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड्स, सॉरी 2 बॉन्ड्स बन जाएँगे, डबल बॉन्ड बन रहा है बीच में। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और उसमें बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। क्यों होता है, वो दिख गया हमें कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट दी ऑक्टेट। तो ये ऐसे शेयर करके अपने, तो बीच में लेकिन इनके ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ऐसे ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को देखें कैसे बनाता है, वो हाइड्रोजन के पास एक एक होता है इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और हाइड्रोजन को एक एक और चाहिए। तो ये ऐसे शेयरिंग कर लेंगे जैसा कि इस फिगर में शो किया है। और तो जहाँ पे शेयरिंग हो रही है उसका मतलब बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, तो एक सिंगल बॉन्ड हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो ऐसे ये बन गया बॉन्ड। नाउ वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स जो बने हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। कोवलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है इन कंपाउंड्स में, वो कैसा होता है, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो क्या होता, हाई होता मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। They are generally poor conductors of electricity as electrons are shared between the atoms and no charged particles are formed। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर किए होते हैं इन्होंने, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिससे कि ये चार्ज पार्टिकल्स बन पाए, ठीक है। और कंडक्शन फिर इलेक्ट्रिसिटी का हो ही नहीं पाता। यानी कि जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं या कोवलेंट बॉन्ड बना के बन रहे हैं, मेनली हम यहाँ पे कार्बन की बात करेंगे, तो कार्बन के लिए भी यही प्रॉपर्टीज होगी कि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो ये फोर्सेज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है कार्बन कंपाउंड्स में, और ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट वी विल सी ये, हाँ ये जो है सेक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। The element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties। ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर
केमिकली देखेंगे तो ये सारे कार्बन है, इसकी जो कार्बन, क्योंकि कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो जितने भी एलोट्रॉप्स होंगे, तो वैसे तो केमिकली देखें तो वो कार्बन है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। तो कौन कौन से एलोट्रॉप्स हमने देखे, एक तो डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होगा, उनकी अपीयरेंस में डिफरेंस होगा, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखेंगे, जैसे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखा था। तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग होती है, बट केमिकली ये कार्बन ही है। Graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. वैसे तो ये कार्बन एटम से ही बने हुए हैं, लेकिन डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो कार्बन एटम्स का जो बॉन्ड बनाने का अरेंजमेंट है, वह दोनों में अलग अलग है। इन डायमंड डायमंड देखेंगे तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक डायमंड में देखेंगे कि हर एक कार्बन एटम जो है 4 और कार्बन एटम से अटैच्ड है, फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है इससे। ये जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये एक कार्बन जो है, इसके चारों तरफ 1 2 ये 3 और ये 4, 4 ऐसे ही बाकी सबको भी देखेंगे तो 4-4 आपको दिखेंगे कि हर एक कार्बन जो है 2-4 और कार्बन एटम से जॉइन है, और इससे एक ये रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा था कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द नेचर, है ना, बीइंग बीइंग ए नॉन मेटल। देन इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन जो है 3 और कार्बन एटम से जॉइन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये बीच का जो कार्बन एटम है यहाँ पे ये वाला, ये 1 2 और तीसरा इस वाले से जॉइन है ना। तो डायमंड में एक कार्बन एटम 4 मोर एक कार्बन एटम से जॉइन होता है, और ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जॉइन होता है। और इसमें ग्रेफाइट में कैसा होता है, सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा बन रहा था ग्रेफाइट में, एक ही प्लेन में जो है वो सारे होते हैं, और एक हेक्सागोनल एरे बन रहा होता है। जैसे कि ये जो ऐसे ये हेक्सागोनल, हेक्सा मीन्स मैंने बताया ना, रूट वर्ड है 6 के लिए, पेंट 4, पेंट जो 5 के लिए, टेट्रा था 4 के लिए, तो हेक्सा किसके लिए, हेक्स जो है 6 को डिफरेंट। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारे हेक्सागोनल्स हैं, 6 साइड्स हैं इनकी, है ना, और एक ही प्लेन में भी है। ये देखो, ये प्लेन एक ही प्लेन में है। on the on one of these bonds is a double bond and thus the valency of carbon is satisfied। और इनमें जो है, एक जो कार्बन हमने देखा था ना कि कार्बन के लिए क्या वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक कार्बन एटम तो 3 से ही जॉइन है। तो जो एक बॉन्ड रह गया कार्बन का, वो किससे अटैच है, वो तो फ्री है, लेकिन एक बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड होता है इनमें से किसी कोई एक, तभी जो है वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो जाती है कार्बन की। और कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन ओवर द अबव अबव द वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये ग्रेफाइट में। तो ये इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, ये आपको पता होना चाहिए। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से ही इन दोनों की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। बताया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्यों, क्योंकि कार्बन से ही बने हैं। तो कार्बन की जो कार्बन प्रॉपर्टीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इनकी भी होंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हम पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हैं। एंड अनलाइक अदर नॉन मेटल्स, ठीक है, इज दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। देखिए इसने इन्होंने भी बता दिया। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड्स को हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, नेचुरली तो मिलता ही है डायमंड, बट सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। कैसे कि हम प्योर कार्बन को जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में अगर उसके साथ ट्रीट किया जाए तो डायमंड्स को हम बना सकते हैं। दी सिंथेटिक, तो ये हमारे मैन मेड डायमंड्स होंगे, तभी सिंथेटिक बोला गया है, नेचुरल नहीं है। आर स्मॉल, ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। बट बस एक ही यही होता है कि ये स्मॉल होते हैं, बाकी जो नेचुरल डायमंड्स हमें नेचर में पाए जाते हैं उनसे और कोई इनका डिफरेंस नहीं होता,
हम पहचान नहीं पाएँगे कि कौन-सा नेचुरल है, कौन-सा सिंथेटिक है, बस एक ही डिफरेंस है कि सिंथेटिक वाला स्मॉल होगा। फुलरेन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। तो अभी तक हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी थी कार्बन की, डायमंड एंड ग्रेफाइट, एक तीसरा आ गया फुलरेन्स। The first one to be identified C60 which has carbon atoms arranged in the shape of football। ये कैसा है? ये ऐसा दिखता है, फुटबॉल की शेप में दिख रहा है ना। और से कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें? 60 कार्बन एटम्स जॉइंड है एक दूसरे के साथ। सिंस द इट लुक लाइक द geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene। क्योंकि ये एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उनके आर्किटेक्ट थे, उनके जो है एक डिज़ाइन के मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, बकमिंस्टर फुलर के नाम से ही फुलेरीन, फुलरीन। तो ये 3 एलोट्रॉप्स हमने पढ़े हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। Now we will see the versatile nature of carbon. The two characteristic properties of carbon element which lead to formation of a large number of compounds are, एक थी कैटिनेशन एंड एक है टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन क्या होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, मतलब एक कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम से ही बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के बॉन्ड बना सकता है और एक बहुत लंबी लंबी चेन्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। लिंक विद द कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ऑब्वियस किसी बात है, कार्बन जो है कार्बन से ही हो रहा है और वो कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है। क्या बनाता है? लॉन्ग चेन्स बनाता है, ब्रांच भी हो सकती हैं वो चेन्स, क्लोज रिंग भी हो सकती हैं, कंपाउंड्स बनाता है वो। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। जो कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड से भी हो सकते हैं, ऐसे सिंगल बॉन्ड से ही ज्वाइन हो के सारी एक लंबी चेन होगी, या फिर दोनों को दो कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, राइट। टेट्रावेलेंसी पहले ही बताया था, जिसकी वैलेंसी 4 हो। कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स और अदर एलिमेंट्स, मोनोवैलेंट एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन और हाइड्रोजन। कार्बन जो है उसकी टेट्रावेलेंसी होती है, तो ऐसे ही वो या तो एक दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन हो सकता है, या फिर दूसरे किसी और एलिमेंट के साथ भी ज्वाइन हो सकता है, जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन हो गए। अब हम देखेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। देखना सिंगल, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैचुरेटेड, इसलिए इससे कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा होना है कि किसमें डबल बॉन्ड था, किसमें सिंगल बॉन्ड था, सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में। एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो होंगे कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड वाले में क्या होगा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है? जैसे कि ये तो जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उसमें तो दिखा रहे हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में। और इनको हम क्या कहते हैं? एल्केन्स बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें मैंने बताया हाइड्रोकार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनेंगे। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके ऊपर बेस्ड करेगा, 2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। मतलब अगर मैं n को 1 डालूँ, इसमें 1 डाल दूँ, तो C यहाँ पे ये 1 हो गया, और H क्या हो जाएगा? 2, और N की जगह पे हमें 1 रखना है, +2, ठीक है? ये कितना हो गया? C1H4, यानी ये CH4 हो गया। ऐसे अगर हम यहाँ पे 2 रखें N को, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? C2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 +2 6, C2H6 हो जाएगा। ये इसका ऐसे निकालना है इसका फॉर्मूला, राइट? तो ये इसका जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए एल्केन्स का। ऐसे ही अनसैचुरेटेड में हमने देखा 2 होते हैं, एक एल्कीन्स होता है, एक एल्काइन्स। एल्कीन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन-कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन्स उन्हें बोलेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, और इनका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये सारे याद होने चाहिए। और कैसे निकाल सकते हैं हम इनका फॉर्मूला? वही n की वैल्यूज़ पुट करते जाइए। अच्छा, इन दोनों में ये याद रखना है, यहाँ पे तो सैचुरेटेड में तो हमने N1 रख लिया। अगर मैं इन दोनों में अनसैचुरेटेड वाले में N1 रखूँ तो C1, और ये 2 जो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन आना था ये 2n के साथ, ठीक है? ये है CnH2n, ठीक है? वो मिस हो गया शायद। तो ये है इसका फॉर्मूला CnH2n। तो 1 रखूँगी C1, और H क्या हो जाएगा? H2, CH2 हो जाएगा। तो CH2 में हमारे कार्बन के 2 बॉन्ड्स खाली रह रहे हैं, वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, है ना? तो यानी ये क्या है? और
डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो इसके लिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो तो है ही नहीं इसमें, इसलिए 1 वाला जो है ये इसमें पूरा फिट वो सैटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, इसलिए और ना ही अल्काइन में सैटिस्फाई करेगा। वो 1 वाला जो N=1 जो CH4 जो सिर्फ सैचुरेटेड में सैटिस्फाई करेगा, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। ये जनरल फ़ॉर्मूलाज़ याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर हम देखें, ये CH4 का दिया हुआ है, यानी CH4 जो हमने ये बनाया था ना, तो CH4 किसको कहते हैं? मीथेन को बोलते हैं। तो कार्बन के मैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्रॉस से आपको डिनोट किए हैं और हाइड्रोजन के डॉट से डिनोट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 4 और चाहिए, तो वो 4 हाइड्रोजन एटम से जॉइन कर जाएगा, शेयर करेगा अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वैलेंसी दोनों की भी हो जाएगी, हाइड्रोजन की भी और कार्बन की भी। तो ये ऐसा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। N=1 डाल के ये मीथेन हो गया, N=2 डालेंगे तो ये बन जाएगा C2H6 और इसको इथेन बोलते हैं। ऐसे ये क्या है? इथेन का मैंने बना दिया यहाँ पे। 2 कार्बन एटम्स हैं, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसे बनेगा, 2 जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन के और इसके साथ ये, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन के साथ कर दिया, ऐसे ही इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन। और बेसिकली हमें कार्बन की ना ये ध्यान रखनी है, एल्केन्स की जब बात हो रही है, कि कार्बन की चारों वैलेंसी ये ऐसे बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे हम उसके, तो वो ये पूरा हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे सी हो, जब ये एक और कार्बन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये बाकी जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। कार्बन की भी पूरी हो जानी चाहिए, एक तो इसके साथ शेयर हो गया, बाकी ये जो बॉन्ड्स बनेंगे, ये बॉन्ड्स ही तो बन रहे हैं यहाँ पे, ये है ना, तो ये किसके यहाँ पे हाइड्रोजन हमें लगा देने। तो C2H6 था, C2H6, तो यानी 2 कार्बन तो होंगे और बाकी जगह हमें हाइड्रोजन लगा देने 6। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। इलेक्ट्रॉन डॉट पूछेंगे तो आपको ऐसे बताना है। ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखें, तो इसमें जो है अनसैचुरेटेड बोल दिया। तो अगर एल्कीन्स की बात करेगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना है हमारे को, तो इसको ऐसे दिखाना है कि बीच में हमारे को 2 बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, और बाकी फिर उसके हिसाब से हाइड्रोजन जितने बच लगेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उसके हिसाब से जॉइन कर देना है। ठीक है? ये मैंने बताया कि ये इसको सैटिस्फाई नहीं कर रहा, C2 से ही शुरू होगा। ऐसे अल्काइन्स में भी हम इसके फॉर्मूला में डाल के देखेंगे कितने आ रहे हैं। C2H2 आएगा। C को अगर हम 2 N को 2 पुट करेंगे, यहाँ पे C नहीं है N होना चाहिए। N=2 पुट करेंगे तो C2H2 आ जाएगा। C2H2 के बीच में अगर हम ऐसे सोचें कि हमें नहीं पता फिलहाल कि ये एल्काइन है कि एल्कीन है कि एल्केन है, लेकिन हमें सिर्फ C2H2 पता है। तो अगर हम इसको देखेंगे C2H2 यानी 2 तो कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन बता रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, मान लो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, 1 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दिया, तो क्या सारी वैलेंसी, लेकिन अभी तो ये वाला खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है, ये भी खाली पड़ा है, तो हमें तो ये पूरा करना है। तो इसीलिए C2H2 कब फुलफिल होगा? अगर मैं 2 बॉन्ड्स बीच में लगा भी दूँ तब भी ये जो है इसका 1, 2, 3, 4, इसके भी 1, 2, 3, 4, लेकिन ये दोनों का अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स अगर यहाँ आ रहे हैं, फिर भी खाली रह जाएगी स्पेस, यानी बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, और तब जाके एक बॉन्ड इसका खाली रह जाएगा, एक इसका रह जाएगा, जहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। समझ आई बात? HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता दिया, करना है आपको ऐसे ही। तो ये था, ये दिया हुआ था टेबल हमारे एनसीईआरटी में, तो जिसमें हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर 1 है तो उसको हम मिथ रूट लगा देते हैं, और अल्केन्स हैं क्योंकि अल्केन्स की बात कर रहे हैं अभी, तो मीथेन हो गया। तो CH4 होता है, उसका फॉर्मूला कैसे आया वो बता दिया। जब हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 2 डालेंगे तो 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप रूट, तो प्रोपेन हो जाएगा। जब अगर वही हम बात करेंगे एल्कीन और अल्काइन की, तो वो इथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, मीथीन नहीं होगा, मीथेन ही रहेगा सिर्फ। और ये क्यों रहेगा वो बता दिया, और वो सिर्फ अल्केन्स में रहेगा, बाकी
एल्कीन और अल्काइन का जो हमारा हो रहा होगा टेबल शुरू, वो उससे होगा शुरू, इथ से शुरू होगा। ब्यूट फॉर 4 एंड पेंट फॉर 5 एंड हेक्स जो है 6 के लिए यूज़ हो रहा होगा। तो वो हेक्सीन, हेक्साइन, पेंटीन, पेंटाइन और ब्यूटीन, ब्यूटाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ऐसे हो जाएगा वो एल्कीन और एल्काइन का। और ये कैसे आ रहे हैं ये बता दिया। जनरल फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कीजिए एन की और आ जाएगा ये। और ये सिंपली कैसे बनाना है ये भी पता है। पेंटेन अगर लिखा हुआ जाए यानी आपको पता होना चाहिए कि 5 कार्बन्स हैं। एक तो पेंट से पता चल रहा है कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। अब इसके एन लग गया, एन है तो यानी अल्केन है, यानी सारे सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। उसके हिसाब से फिर बाद में हाइड्रोजन फिल कर दीजिए और फिर काउंट कर लीजिए कि उतने ही आ रहे हैं जितने हमारा फॉर्मूला में पुट करके आए थे, राइट। नेक्स्ट इज ये वही मैं बताया था ना, इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, ये कैसे होगा ये देख लीजिए। डबल बॉन्ड दिखा रखा है, इन इन वाले में डबल बॉन्ड लगना है एक में, और आइन वाले में ट्रिपल बॉन्ड दिखा देंगे एक एक कार्बन के बीच में। नाउ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने बताया था कि स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकता है और रिंग स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन तो हमने अभी वैसे भी उसके एग्जांपल्स देख लिए, ऐसे हो सकती है, कार्बन कार्बन जॉइन हो जाएंगे और बाकी जो उसके बचेंगे बॉन्ड्स वहाँ पे हमें हाइड्रोजन लगाना है। ब्रांच चेन में क्या होगा कि अब ये कार्बन एटम्स जो ऐसे जॉइन है, ये ऐसे भी तो जॉइन हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वो सिंगल स्ट्रेट चेन में, वो ऐसे भी जॉइन हो सकते हैं, ये भी पैटर्न हो सकता है। तो ये जो, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के और हाइड्रोजन के वो तो सेम रह रहे हैं, इसमें भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी। बस क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स जो चेंज हो गया है। एक में वो लॉन्ग चेन बना रहे हैं और एक में वो ब्रांच हो गए। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम रह रहा है बट अरेंजमेंट जो डिफरेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स बन रहे हैं ये। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये जो पेंटेन के जो है हमारे 3 आइसोमर्स बनते हैं ऐसे, कि हमने एक तो सिंपल है, सिंपल चेन बन रही है। एक में जो है ये एक कार्बन एटम यहाँ पे ऐसे ये जॉइन हो रहा है। तीसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये इसके 3 आइसोमर्स हैं जिनका नाम है एन पेंटेन और आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनसीईआरटी में और इम्पोर्टेंट भी है, ये पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, ठीक। साइक्लिक मीन्स ऐसे रिंग में बनाना हुआ है ना। तो कार्बन और एटम्स जो है आपस में ऐसे भी ज्वाइन हो सकते हैं। In addition to straight and branch carbon chain, some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring. For example, cyclohexane हो गया। साइक्लो लगते ही पता चल जाना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और उसके बाद हेक्सेन हो, पेंटेन हो, ब्यूटेन हो, उसके हिसाब से हम कार्बन एटम ज्वाइन कर लेंगे। हेक्स था तो 6 कार्बन एटम्स यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होंगे, ऐसा पता हो जाना चाहिए। और एन लग गया यानी एल्केन है, और तो सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे। उसके हिसाब से ये कार्बन एटम्स ऐसे अरेंज हो सकते हैं, और फिर हर एक कार्बन एटम की आप वही वैलेंसी देख लेंगे कि 4 पूरे हो जाने चाहिए। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल बेंजीन जो है C6H6 होता है इसका फॉर्मूला बेंजीन का, और इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय दी अदर एटम्स, लाइक एक हाइड्रोजन कार्बन चेन है, उसमें जो हाइड्रोजन हमने जोड़ रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन मान लीजिए किसी एक हाइड्रोजन को हटा के हमने, मान लीजिए सारे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े थे, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने कुछ और लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दी, या कोई और एलिमेंट लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया या नाइट्रोजन लगा दिया। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन को तो ये पता है डबल बॉन्ड बनाता है हमेशा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, यानी ऊपर से ये वाला हाइड्रोजन ये भी हट जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। किसी एक हाइड्रोजन को हटा के ये सारे एलिमेंट्स भी ज्वाइन हो सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसी। वही वैलेंसीज को देखते हुए ज्वाइन करना है, ये नहीं कि ऑक्सीजन जोड़ा तो फिर हम सिंगल बॉन्ड ही नहीं करना, नहीं, वो डबल बॉन्ड फोड़ना है। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरोएटम। These heteroatom and the groups containing these confer specific properties to the compound regardless of length, nature of the carbon chain
आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये जो हेटेरो एटम जो अलग से ज्वाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन को हटा के, जो ये क्या करते हैं, ये जो है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में एक स्पेसिफिक चेंज ले आते हैं, राइट। और उससे लेना देना नहीं कि कितनी लंबी चेन है, क्या नेचर है कार्बन चेन का, कुछ नहीं। तो तो ऐसे हेटेरोएटम्स जब ज्वाइन हो जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे कि देखिए, हेटेरोएटम अगर क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, ये हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं इनको। ठीक है, उसी वर्ड से हेलो आ रहा है ये। हेलो में, हेलो से ही, हेलो है तो यानी कि कोई हैलोजन जुड़ा होगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन में से। ये सारे हैलोजेंस होते हैं। तो जैसे क्लोरो लग गया मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो लगेगा तो ब्रोमीन होगा, आयोडो लगेगा तो आयोडीन होगा, फ्लोरो लगेगा तो फ्लोरीन जुड़ा होगा। समझ आया? तभी हेलो वर्ड कॉमन यूज कर लिया हैलोजेंस के लिए। फॉर्मूला फॉर फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, तो फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में कैसे लगेंगे कि या तो एक हाइड्रोजन कटा होकर Cl लग जाएगा, या Br लग जाएगा, या आयोडीन लग जाएगा, या फ्लोरीन लग जाएगा। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा है एज एन हाइड्रोएटम, तो क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो है क्या हो जाती हैं, ऑक्सीजन जो है एक ग्रुप बनाता है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, एक बनाता है एल्डिहाइड का, कीटोन में भी ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिख दिए हमने अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये नाम याद होने चाहिए अच्छे से। और इनका फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल जहाँ पे लगेगा तो यानी कि ओ एच ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ है इकट्ठा। एल्डिहाइड के लिए सी एच ओ होता है ये ग्रुप, सी के साथ एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बचाएगा, तो कितना एक, एक दो तीन हो गए, चौथा एक खाली रहेगा, इसके साथ यहाँ पे वो चेन होगी दूसरी आगे की, और दूसरा कार्बन एटम जुड़ा होगा। कीटोन में क्या होगा, ये ऐसे जुड़ा होगा, कार्बन है साथ में ऑक्सीजन है, अब इधर कोई एक दूसरी लंबी चेन जा रही होगी, कार्बन कार्बन ज्वाइन होंगे, है ना, कार्बन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोकार्बन चेन इधर होगी, राइट। तो ये कीटोन होगा। बीच में बस हमारा मेन इंपॉर्टेंट है कि सी डबल बॉन्ड हो, ये है इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। ठीक है, तो COOH है तो यानी कार्बन के साथ एक तो OH ग्रुप जुड़, एक O जुड़ रहा है, तो 1 2 3, तीन तो यानी एक खाली, तो यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी होगी इसके साथ यहाँ पे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएंगे। तो ये आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए अच्छे से। Last is homologous series. It is a series of compounds having similar structures, similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2. ये वो सीरीज होती है कंपाउंड्स की जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, बट एक ग्रुप जो है, जैसे कि एक ग्रुप जो है दूसरे से क्या करेगा, CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा होगा। मतलब कि जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, ये OH ग्रुप लगा ना सब में, OH का मतलब क्या था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, अल्कोहल। तो ये यानी सारे अल्कोहल हैं, इससे हमें पता चल रहा है OH OH लगा हुआ सब में, यानी कि अल्कोहल फंक्शन, OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि अल्कोहल बन रहा है, ऑक्सीजन हेटेरोएटम ज्वाइन हो रहा है, और ये अल्कोहल्स हैं सारे OH लगते ही। लेकिन एक के साथ CH3 है, एक के साथ C2H5 है, एक के साथ C3H7 है। तो यानी अगर इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना है, इसमें दो, एक CH3 और C2H5 में कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन आइटम इसमें ज़्यादा है, और हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है, इसमें दो ज़्यादा है, तो CH2 ग्रुप इसमें ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूंगी कार्बन और हाइड्रोजन का, इन दोनों के बीच में, तब भी देखेंगे कि यहाँ पे भी एक सी ज़्यादा है, यहाँ पे दो थे, यहाँ पे तीन है, एक ज़्यादा हो गया, और सेवन, यहाँ पे सेवन हाइड्रोजन थे और यहाँ पे 5 है, तो दो ज़्यादा हो गए। CH2 ग्रुप हमें दोनों में है ना, और ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस होगा। तो वो सीरीज जो है जिसमें प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम होंगी क्योंकि ये सारे अल्कोहल्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर ही होंगे, बस CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ता गया, इसमें जुड़ गया एक्स्ट्रा, इसमें H2 CH2 ज़्यादा जुड़ गया, इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया। आगे भी हम ले जाना चाहें तो इसमें CH2 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक C ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C5H2, यानी H9 के बाद +2 11 OH, ऐसे बन जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रुप इसका। तो ये एक सीरीज बनी हुई है, होमोलोगस सीरीज है, जिनका स्ट्रक्चर होमो मीन सिमिलर, स्ट्रक्चर तो सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, बस CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। एग्जांपल हमने अल्कोहल्स दे दिया। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू होमोलोगस इज 14U। ठीक है, 14U कैसे, CH2 का आप निकाल लीजिए, कार्बन क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास आप जोड़ देंगे 16 प्लस वो, ठीक है,
तो 14 यूनिट्स हो जाएगा। So this is it for video 1. In next video we will discuss the questions. Till then keep revising all these things. Bye bye.